नमस्ते दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण शासक अशोक के जीवन के बारे में कि कैसे एक क्रूर विजेता से वो महान शासक और बौद्ध धर्म के प्रचारक बने। ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी, उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इस वीडियो में ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे जो प्रश्न शासन, धर्म, नीति, समाज और इन सब से संबंधित है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं सम्राट अशोक की कहानी। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट थे। उनका जन्म 304 ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट 304 बिफोर क्राइस्ट माना जाता है। उनके पिता बिंदुसार और दादा यानी ग्रैंडफादर महान चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने चाणक्य की मदद से एक विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य उस समय दुनिया के सबसे बड़े और संगठित साम्राज्यों में से एक था। इसके तहत आज का भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बड़े हिस्से आते थे। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र प्रशासन और संस्कृति का केंद्र थी। पाटलिपुत्र को ही आज हम पटना के नाम से जानते हैं। अशोक का बचपन राजसी ठाट से गुजरा, लेकिन कहा जाता है कि वह साधारण जीवन में भी रुचि रखते थे। अशोक ने अपनी मां की याद में धर्म प्रचार किया और लोगों की सेवा की। उनके पिता का व्यवहार उनके प्रति कठोर था। वह साहसी और बुद्धिमान माने जाते थे। शिकार, घुड़सवारी और युद्ध कला में निपुण थे। लेकिन उनके जीवन में संघर्ष भी था। उनके भाई सुसीम से सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा थी। उनके पिता बिंदुसार का झुकाव अपने बड़े बेटे सुसीम की तरफ ज्यादा था। बिंदुसार ने अशोक को हमेशा सत्ता से दूर रखा। आइए अब बात करते हैं कि अशोक के बड़े भाई सुसीम ने अशोक के लिए क्या षड्यंत्र रचा था। बिंदुसार के शासनकाल में उत्तर पश्चिमी सीमा का तक्षशिला प्रांत बार बार विद्रोह करता था। वहां के सैनिक और जनता कर और अत्याचार से परेशान थे। विद्रोह को दबाने के लिए एक सक्षम सेनापति चाहिए था। कहा जाता है कि अशोक के भाई, खासकर सुसीम, जो उसे पसंद नहीं करते थे, उन्होंने बिंदुसार को एक सलाह दी कि अशोक को ही तक्षशिला भेज दिया जाए विद्रोह को दबाने के लिए, ताकि ये विद्रोह में मारा जाए। ये मतलब अशोक, ताकि ये अशोक विद्रोह में मारा जाए और गद्दी की दौड़ से अशोक बाहर हो जाएं। अशोक को भेजना एक तरह से उसे खतरे में डालना था, लेकिन अशोक डरा नहीं। वो सेना लेकर तक्षशिला गया। वहां उसने कुशल रणनीति और बातचीत से विद्रोह को शांत कराया। कहा जाता है उसने सैनिकों और जनता का भरोसा जीता, अत्याचार और कर वसूली में सुधार किया, बिना ज्यादा खून खराबे के तक्षशिला और मौर्य साम्राज्य के अधीन कर लिया। यहीं से उसे योद्धा और प्रशासक की पहचान मिली। वो वापस लौटा तो अब उसे एक मजबूत सेनापति और योग्य राजकुमार माना जाने लगा। आइए अब देखते हैं कि अशोक सम्राट कैसे बना। बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार को लेकर एक बड़ा संकट पैदा हो गया। कई राजकुमारों और दरबारियों ने सुसीम का समर्थन किया, लेकिन कुछ ने अशोक का समर्थन भी किया। कहा जाता है कि अशोक ने सत्ता के लिए अपने कई भाइयों को हराया या मरवा दिया। सुसीम के साथ भी अशोक का संघर्ष हुआ। कुछ स्रोतों में लिखा है कि सुसीम को जलती आग में फेंककर मारा गया। अपने सभी प्रतिद्वंदियों को हटाकर अशोक ने पाटलिपुत्र की गद्दी संभाली। उसका राज तिलक बड़ी धूमधाम से हुआ
और इस तरह से अशोक मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट बने। शासन के शुरुआती वर्षों में अशोक ने अपनी ताकत साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने कई विद्रोह कुचले, साम्राज्य के दूर दराज के हिस्सों को अपने नियंत्रण में ले लिया। उसकी नीति शुरू से ही दंड और विजय पर आधारित थी। अपने अपराधियों को और विरोधियों को कठोर और कभी-कभी अमानवीय दंड देता था। उसने कर वसूली व्यवस्था को बहुत सख्त किया और जनता में उसका भय था। इसी वजह से उन्हें चंड अशोक कहा जाने लगा। चंड अशोक यानी कि क्रूर शासक। कई अभिलेखों में कहा जाता है कि उन्होंने अपराधियों के लिए यातना गृह भी बनवाया था, जिसे नरक कहा जाता था। अशोक का यह कठोर और भय आधारित शासन कलिंग युद्ध से पहले तक चला। हालांकि ये विवरण बौद्ध साहित्य में अशोक के रूपांतरण को प्रभावी बनाने के लिए भी हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कलिंग के युद्ध के बारे में। कलिंग के राजा ने मौर्य साम्राज्य की अधीनता मानने से इनकार कर दिया। कलिंग की स्थिति सामरिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अशोक ने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में शामिल करने का निश्चय किया। 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। युद्ध बहुत भयंकर और विनाशकारी था। हजारों सैनिक और आम लोग इसमें मारे गए। कुछ स्रोतों के अनुसार 1 लाख लोग मारे गए। युद्ध के दौरान शहर और गांव तबाह हो गए। बड़ी संख्या में लोग घायल और अपंग हो गए। युद्ध में महिलाओं ने भी भारी कष्ट सहे और झेले। कई परिवार उजड़ गए और बच्चे अनाथ हो गए। युद्ध के बाद नदी का पानी खून से लाल हो गया। अशोक ने युद्ध के मैदान का निरीक्षण किया। लाशों का ढेर और घायल लोगों की चीखें सुनकर अशोक व्याकुल हो गया। विधवाओं और अनाथ बच्चों की हालत देखकर उसे बहुत ग्लानि हुई। अशोक ने अपने कर्मों पर पछतावा किया और उसने समझा कि सच्ची विजय हिंसा में नहीं है। आइए अब देखते हैं कि अशोक का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। कलिंग युद्ध मौर्य सम्राट अशोक के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। इस युद्ध में अशोक ने जबरदस्त विजय तो हासिल की, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी थी। कहा जाता है कि युद्ध के बाद अशोक ने मैदान में पड़े लाशों के ढेर, विलाप करती हुई विधवाओं और अनाथ बच्चों को देखा। यह दृश्य उसके दिल को झकझोर दिया। उसे एहसास हुआ कि ये विजय नहीं बल्कि मानवता की हार है। वो हिंसा छोड़कर शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाने लगे। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और बुद्ध की शिक्षाओं से गहराई से प्रभावित हुए। अशोक ने ठान लिया कि अब वो अपने प्रजा को जीतने के लिए तलवार नहीं बल्कि धर्म और करुणा का इस्तेमाल करेगा। उसने धम्म नीति चलाई, जिसमें नैतिकता और सहिष्णुता और दया को बढ़ावा दिया गया। उसने पत्थरों और स्तंभों पर धर्म लेख खुदवाए ताकि लोग करुणा और शांति का संदेश पढ़ें और समझें। उसने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे प्रजा के भलाई करें। सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए, यात्रियों के लिए कुएं और विश्राम गृह बनवाए, जानवरों और इंसानों के लिए अस्पताल बनवाए। कलिंग युद्ध ने अशोक को क्रूर विजेता से करुणामय सम्राट बना दिया। उसका हृदय परिवर्तन इतिहास में मानवता की सबसे बड़ी कहानियों में गिना जाता है। अशोक स्वयं ने अपने अभिलेखों में लिखा है कि युद्ध के बाद मुझे बहुत खेद हुआ। अशोक ने पूरे भारत में 84,000 स्तूप बनवाने का संकल्प लिया था। इनमें से बहुत से स्तूप छोटे थे
और कुछ बड़े भी थे, जैसे मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप, सारनाथ उत्तर प्रदेश में धमेक स्तूप। अशोक ने 14 प्रमुख शिलालेख, 7 स्तंभ लेख और कई छोटे लेख खुदवाए। अशोक के धर्मलेख श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक मिले हैं। अशोक ने कई सुंदर पत्थर के स्तंभ बनवाए। सबसे प्रसिद्ध है सारनाथ का सिंह स्तंभ, जो आज भारत का राज चिन्ह भी है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने देखा कि अशोक मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली सम्राट कैसे बना, कलिंग के युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, उसने कितने और कौन कौन से स्तूप और शिलालेख बनवाए। आशा करते हैं कि आप सब ने इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया जाना और सीखा होगा, जो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। यदि आपने आज कुछ नया सीखा है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि हमें आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। आप सभी को शुभकामनाएं।